नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर भूगोल विभाग से आज मुखातिब हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों से पेपर फर्स्ट ज्योग्राफी ऑफ एशिया के क्रम में। छात्रों, एशिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, एशिया विश्व के संदर्भ में विषय पर आज अपन चर्चा कर रहे हैं। विश्व के महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप सर्वाधिक विशाल है तथा अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण विशिष्टता से युक्त है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 4,40,30,200 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 33% है। एशिया महाद्वीप यूरोप से भी संयुक्त है। इसी कारण इन दोनों महाद्वीपों को संयुक्त रूप से यूरेशिया के नाम से भी पुकारा जाता है। वास्तव में एशिया और यूरोप के मध्य कोई प्राकृतिक सीमा नहीं है, किंतु फिर भी दोनों अलग अलग महाद्वीप हैं और भिन्न भौगोलिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक वातावरण रखते हैं। एशिया एक बृहत महाद्वीप होने के कारण इसके प्रादेशिक विभाग दक्षिणी पूर्वी, पूर्वी, मध्य एवं पश्चिमी एशिया विशिष्टता से युक्त है। एशिया महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल भी कहा जाता है। यहाँ विकसित प्राचीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया, चीन व सिंधु घाटी के कारण इसे सभ्यताओं का जन्म स्थल भी कहते हैं। पश्चिमी और मध्य एशिया के साथ साथ मानसून एशिया के नामों से भी संबोधित किया जाता है। भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के क्रम में यदि हम एशिया पर बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतरीय विस्तार 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। इस प्रकार इस महाद्वीप का स्थितीय विस्तार 90 डिग्री अक्षांशों एवं 165 डिग्री देशांतरों में है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के दक्षिणी द्वीपों अर्थात सुमात्रा, बोर्नियो, सेल्वीज, इंडोनेशिया के मध्य से गुजरती है, जबकि कर्क रेखा पश्चिमी, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया से गुजरती है। स्थिति के अनुसार एशिया में उष्ण, शीतोष्ण एवं शीत जलवायु प्रदेशों का पर्याप्त विस्तार है। विश्व के संदर्भ में एशिया महाद्वीप के बारे में बात करते हैं तो यह विशाल महाद्वीप है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, जो वर्ष पर्यंत हिमाच्छादित रहता है। पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है, जिसका तट कटा फटा है तथा अनेक द्वीप यहाँ स्थित हैं, जिनमें जापान, ताइवान, इंडोनेशिया के द्वीप प्रमुख हैं। दक्षिण की ओर हिंद महासागर स्थित है। 3 महासागरों से घिरे एशिया के तटवर्ती क्षेत्रों में अनेक खाड़ियों जैसे फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, श्याम की खाड़ी, अनादिर की खाड़ी, ओबे की खाड़ी आदि हैं। इसकी पश्चिमी सीमा अधिकांशतः स्थलीय है, जो यूरोपीय महाद्वीप से संयुक्त है। पश्चिम में लाल सागर एवं भूमध्य सागर भी इसकी सीमा बनाते हैं। भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टिकोण से एशिया महाद्वीप की स्थिति विश्व में अधिक महत्व रखती है। एशिया महाद्वीप एक भौगोलिक इकाई है जो विश्व के लगभग 33% क्षेत्र को सम्मिलित किए हुए है। भौगोलिक विशेषताओं की दृष्टि से यदि बात करें तो एशिया महाद्वीप एक विशिष्ट भौगोलिक खंड है।
इस प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं ने ही इसे एक विशेष खंड के रूप में विकसित किया है। स्थिति के आधार पर एशिया का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इंडोनेशिया के कुछ भाग को छोड़कर। यह अधिकांशतः उष्णकटिबंध में है, कुछ भाग शीतोष्णकटिबंध में स्थित है तथा उत्तरी प्रदेश शीतकटिबंध में है। एशिया के अधिकांश देश समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, जिसके फलस्वरूप ये समुद्री जलवायु तथा समुद्री मार्गों से होने वाले व्यापार आदि से लाभान्वित हैं। एशिया के उत्तर पूर्व तथा दक्षिण में विशाल महासागर क्रमशः आर्कटिक एवं हिंद महासागर हैं तथा इनकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर और लाल सागर द्वारा निर्धारित करते हैं। ये महासागर पश्चिमी स्थलीय सीमा यहाँ के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को सदियों से निर्धारित कर रहे हैं। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश आदि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सामुद्रिक मार्गों के माध्यम से ही एशिया के विभिन्न भागों को अपने अधीन किया और आज ये सागर ही इस खंड के विदेशी व्यापार एवं आर्थिक विकास को कुछ अर्थों में नियंत्रित करते हैं। फिजियोग्राफिक पैटर्न पर बात करें, भू आकृति स्वरूप पर, तो एशिया की संरचना एवं उच्चावच स्वरूप विशिष्टता लिए हुए हैं। इस प्रदेश के 3 संरचनात्मक विभाग क्रमशः प्राचीन स्थलखंड, अल्पाइन वलित श्रेणियाँ एवं विवर्तनिक अवनयन टेक्टोनिक डिप्रेशंस हैं। इस प्रकार यहाँ के उच्चवचीय स्वरूप के अंतर्गत पर्वतीय क्रोड, आंतरिक द्रोणी, पठारी भाग एवं विस्तृत नदी निर्मित मैदान सम्मिलित हैं। धरातलीय विविधता ने इस खंड के जनजीवन, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास एवं कुछ अर्थों में राजनीतिक स्वरूप को भी प्रभावित किया है। जलवायु की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग मानसूनी जलवायु का है। अन्य भौगोलिक तत्वों की अपेक्षा जलवायु ने इस प्रदेश को अत्यधिक प्रभावित किया है। मानसूनी जलवायु की विशेषताएं इस प्रदेश में व्याप्त हैं। मानसूनी जलवायु में ऋतुओं का अस्तित्व होता है, अर्थात शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु का क्रम वर्ष पर्यंत व्याप्त रहता है। मानसून की अन्य विशेषताओं में वायु की दिशा का क्रमिक परिवर्तन, धरातलीय वर्षा, वर्षा की मात्रा में अनिश्चितता एवं परिवर्तनशीलता आदि हैं। संपूर्ण पश्चिमी एशिया मरुस्थलीय जलवायु का है। उपर्युक्त भौगोलिक तत्वों के अतिरिक्त प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जलराशियाँ भी क्षेत्रीय विशेषताओं से युक्त हैं। वास्तव में ये सभी तत्व एकाकी रूप में न होकर के सामूहिक रूप में प्रभावशाली होते हुए भी इस खंड को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं। एशिया अपने विस्तार के आधार पर बहुत सारी आर्थिक विशेषताओं से युक्त है। प्राचीन काल से आज तक इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि रहा है। यही कारण है कि इस प्रदेश को वनस्पति सभ्यता, वेजिटेबल सिविलाइजेशन के क्षेत्र के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यहाँ की कृषि पर जनसंख्या के सर्वाधिक आश्रित होने के कारण इसमें खाद्यान्नों की प्रधानता है। खाद्यान्नों में भी चावल की प्रधानता है। इसी कारण एशिया, विशेषकर दक्षिणी पूर्वी एशिया को चावल सभ्यता का क्षेत्र, राइस कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की कृषि की कतिपय कुछ विशेषताएं निम्नांकित हैं। सघन एवं निर्वाहक कृषि की प्रधानता, विकसित बागाती कृषि की प्रधानता, प्राचीन पद्धति से कृषि का प्रचलन अर्थात मानवीय श्रम की प्रधानता, खेतों का छोटा आकार होना एवं प्रकृति पर निर्भरता आदि। वर्तमान में अनेक एशियाई देश कृषि में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
चीन ने कृषि में अभूतपूर्व प्रगति की है। गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू के उत्पादन में चीन विश्व में अग्रणी है। भारत में हरित क्रांति के पश्चात कृषि उत्पादनों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के अनेक देशों से बागाती कृषि विशेष रूप से विकसित हुई है। संक्षेप में इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ग्रामीणता की प्रधानता है। यद्यपि वर्तमान काल में विकास क्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, पश्चिमी एशिया की अर्थव्यवस्था पूर्णतया खनिज तेल पर आधारित है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से एशिया बहुत पिछड़ा हुआ रहा। वर्तमान समय में जापान औद्योगिक दृष्टि से सर्वविकसित है। चीन तथा भारत ने भी औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एशिया खनिज उत्पादनों की दृष्टि से अत्यधिक विविधता रखता है। यहाँ कोयला, लोहा, टिन, टंगस्टन, बॉक्साइट, मैग्नीज, अभ्रक, चांदी, निकल आदि खनिज प्राप्त होते हैं, किंतु इनकी अतिशयता नहीं है। शक्ति के साधनों की अपेक्षाकृत कमी है, किंतु पश्चिमी एशिया खनिज तेल के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है और अनेक पर्याप्त संभावनाएं रखता है। एशिया के स्वरूपों में जब हम बात कर रहे हैं, महाद्वीप में विविधता, डाइवर्सिटी की क्रम में बात करें कि यहाँ की भौगोलिक विविधता का स्वरूप क्या है। एशिया में भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक वातावरण में विविधता पाई जाती है। इसी क्रम में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, भौगोलिक विविधता को भूगोल के छात्र के रूप में हम देखते हैं। एशिया को भौगोलिक तत्वों ने एक ओर जहां विशिष्ट क्षेत्र बनाया है, वहीं दूसरी ओर वे तत्व उसकी विविधता के द्योतक भी हैं। इसके अंतर्गत स्थिति, धरातल, जलवायु, मिट्टी का उपजाऊपन आदि महत्वपूर्ण तत्व हैं। एशिया की स्थिति एशिया एवं विश्व के संदर्भ में इस प्रकार की है कि सदियों से यहाँ विदेशी आक्रामक, व्यापारी एवं धर्म प्रचारक आते रहे हैं। भारत का इतिहास इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। एशिया के अनेक देशों का छितरा हुआ होना भी विविधता के लिए उत्तरदायी है। एशिया के कुछ देश केवल पृथकत्व लिए हुए ही नहीं, अपितु वे एक दूसरे से दूर दूर भी स्थित हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, जापान, जो क्षेत्रीय एकता में व्यवधान उपस्थित करते हैं। संरचना एवं उच्चावच की दृष्टि से विविधता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। यहाँ अति प्राचीन भूखंडों के नवीन क्षेत्र एवं विविध उच्चावचीय स्वरूपों की उपस्थिति ने प्राकृतिक विविधता को जन्म दिया है। जलवायु यद्यपि एकता का प्रतीक है, किंतु उससे भी अधिक वर्षा की मात्रा एवं तापक्रम की भिन्नता स्थानीय एवं प्रादेशिक विविधता के महत्वपूर्ण कारण हैं। मिट्टी के उपजाऊपन में अंतर से कृषि के उत्पादों में विविधता आना स्वाभाविक है। एक ओर नदियों द्वारा निर्मित गंगा, सिंधु, सिक्यांग, यांगटीसिकियांग, मीकांग, इरावदी, दजला, फरात आदि नदियों के उपजाऊ मैदान हैं, तो दूसरी ओर पथरीले, पर्वतीय एवं पठारी भूभाग हैं, जो कृषि के लिए सर्वथा अनुपयोगी भी हैं। आर्थिक व सांस्कृतिक, राजनीतिक विविधता के अतिरिक्त यदि हम यूनिटी ऑफ एशिया को देखें भौगोलिक दृष्टिकोण से, जहाँ डाइवर्सिटी की बात की, वहीं पर कुछ तत्व आते हैं भौगोलिक एकात्मकता के रूप में, ज्योग्राफिकल यूनिटी के रूप में। भौगोलिक विविधता के साथ ही एशिया में एकता भी विद्यमान है। मानसून एशिया में दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया को सम्मिलित किया गया है, जो एक अनवरत इकाई के रूप में है। यहाँ स्थलीय संबंध नहीं है, वहाँ सागर के माध्यम से ये संबंध स्थापित किए गए हैं। जलवायु एशिया का वह महत्वपूर्ण तथ्य है
जो सभी विविधताओं में एकत्व स्थापित करता है। वास्तव में इस क्षेत्र का पृथक अस्तित्व एवं नामकरण जलवायु के कारण ही है। एशिया अपनी विशालता के कारण ही विश्व में प्रमुख महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से भी जनघनत्व काफ़ी ज़्यादा, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रमुख राष्ट्रों का यहाँ होना इसकी विशिष्टता है। एशिया महाद्वीप के विभिन्न पक्षों का क्रमशः हम अध्ययन करेंगे। विश्व के संदर्भ में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड सांस्कृतिक आर्थिक पहलू भी इसके विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। इसकी अब स्थिति भी इस क्रम में प्रमुख है, जो सामुद्रिक मार्गों के लिए इसकी स्थिति इसको विशिष्टता प्रदान करती है। आगे के क्रम में हम एशिया के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।